नमस्कार। संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम आपके सांसद में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन कुमार शर्मा। आज इस विशेष कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं हिमाचल प्रदेश की सुरम्य वादियों में स्थित कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज। कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सीट है और इसके अंतर्गत 17 विधानसभा सीटें आती हैं। डॉक्टर राजीव भारद्वाज पेशे से एक डॉक्टर हैं और सार्वजनिक जीवन में वो 3 दशकों से ज़्यादा समय से कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, संसद टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, आपसे बातचीत करेंगे। आपके संसदीय क्षेत्र में कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, लोगों को कैसे फ़ायदा पहुंच रहा है, इस विषय में बातचीत करेंगे। पर सबसे पहले आपसे पहला सवाल वही कि आपका राजनीतिक जीवन जो है कहाँ से शुरू हुआ, कैसे राजनीति में आना हो गया आपका? मुझे लगता है कि एक बूथ के अध्यक्ष के रूप में मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया था और संगठन साधना करते करते और प्रभु का आशीर्वाद और जो मेरा वरिष्ठतम नेतृत्व है, चाहे वो केंद्र का नेतृत्व है, चाहे वो प्रदेश का नेतृत्व है, उनके आशीर्वाद से, मेहनत से, समर्पण से और संगठन और अपने काम के प्रति ईमानदारी से एक बूथ स्तर से चला हुआ कार्यकर्ता संगठन के भिन्न भिन्न आयामों को पार करते हुए आज एक छोटा सा कार्यकर्ता कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र का सांसद है। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने वरिष्ठतम नेतृत्व का कोटि कोटि धन्यवाद भी करता हूँ और आभार भी व्यक्त करता हूँ। जी डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, क्योंकि आपने कहा कि आप 40 वर्षों से ज़्यादा का समय आपको हो गया है और अब आपकी जो भूमिका है आजकल वो एक सांसद के रूप में है, आपको क्या लगता है जो कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सीट है और बड़ी दुर्गम क्षेत्र भी है आपके संसदीय क्षेत्र में, कौन कौन सी चुनौतियां हैं? आपको लगता है कि ये समस्याएं अभी हैं और इनके ऊपर काम करना ज़रूरी है? मुझे पवन जी लगा जब क्योंकि मैंने कहा कि मैं बड़े लंबे समय से संगठन का काम कर रहा हूँ और शायद मुझे याद नहीं है कि कितने चुनाव लड़वा दिए होंगे, और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि इस लोकसभा क्षेत्र में बहुत दिग्गज नेताओं ने इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और काम करते करते मन में ये लगता था कि ये समस्या है, इसका समाधान होना चाहिए। और मुझसे पहले जो भी सांसद हुए उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे लगता था कि ये काम होना चाहिए, ये हमारे क्षेत्र के लिए चुनौती है, ये विकास का कार्य होना चाहिए। तो उसको लगते ही मैंने जिस दिन लोकसभा के सांसद के रूप में शपथ ली थी और मुझे बोलने का सौभाग्य मिला विश्व के सबसे इस महान सदन में, तो मेरे मन में था कि हिमाचल प्रदेश का विकास यदि कोई क्षेत्र कर सकता है, हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को सुदृढ़ यदि कोई क्षेत्र कर सकता है, हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन यदि कोई क्षेत्र कर सकता है, वो केवल एक क्षेत्र है, वो है पर्यटन, टूरिज़्म। और मुझे लगता था कि इस क्षेत्र में बहुत अधिक काम नहीं हो पाया। तो जो मेरा पहला भाषण था लोकसभा के पटल पर, मैंने इसके विषय में बात की, क्योंकि मुझे लगता है लेकिन पर्यटन का विकास कैसे होगा, उसके लिए हमें कनेक्टिविटी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नितिन गडकरी जी का। हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश जहाँ केवल 4 लोकसभा के सांसद हैं, छोटे से प्रदेश को 4 4 लेन दे दिए और मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी 4 लेन का काम चल रहा है और करीब करीब पूरा होने को आ गया। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी मुझे लगती नहीं है, लेकिन रेल, क्योंकि मैंने चाहे वो गूगल में सर्च किया, चाहे मैं जितने टूरिज़्म के जर्नल हैं उनको पढ़ के मैंने ये पाया कि टूरिस्ट वहाँ जाता है जहाँ रेल जाती है, और रेल भी ब्रॉड गेज।
तो वो बहुत बड़ी कमी है मेरे लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि एक नैरो गेज है पठानकोट जोगिंदरनगर के लिए, वो भी अंग्रेज़ों के समय की है और वो भी हिचकोले खा के चलती है, बरसात में बंद हो जाती है, ऐसी स्थिति है। तो उस विषय में मैंने बड़े शिद्दत से इस मुद्दे को उठाया और रेल मंत्री जी बहुत प्रभावित हुए। मुझे अपने चेंबर में बुलाया, अपने अधिकारियों को बुलाया, फिर उनको लगा कि ये सांसद ये जो मांग कर रहा है ये जेन्युइन है, इसको करना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं आदरणीय रेल मंत्री महोदय का। हालांकि ये बहुत अर्ली स्टेप है, लेकिन फाइनल फिज़िकल सर्वे पठानकोट जोगिंदरनगर ब्रॉड गेज का हो गया और दूसरा सर्वे फाइनल लोकेशन सर्वे भी हो गया, अप्रूव हो गया और उस पर काम चल रहा है। ये कांगड़ा लोकसभा के इतिहास में पहली बार रेल के क्षेत्र में ये काम हुआ है। इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद भी करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये जो 2 वर्ष का मेरा कार्यकाल है एक सांसद के रूप में, मैंने पहले कहा कि ये बहुत अर्ली स्टेज है, लेकिन मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। रेल के क्षेत्र में, मेरे लोकसभा क्षेत्र में, हिमाचल की बात करूँ तो टूरिज़्म की दृष्टि में हम 2 कदम आगे चल पड़े हैं और इसके लिए मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और रेल मंत्री महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं, हालांकि ये तो एक ऐसा बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कल को यदि कोई याद करे तो लगे कि वो एक सांसद जब आया था तो उसने ये कोशिश की थी, तो एक छोटा सा पौधा लगाने की कोशिश की है और मुझे लगता है ये आने वाले समय में एक बट वृक्ष बनेगा और मेरे लोकसभा क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के लिए एक आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, आपने जैसा कहा कि फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे है, आपने रेल की बात करी, एयरपोर्ट भी एक कनेक्टिविटी है और उसके साथ शिक्षा है, मेडिकल सुविधाएं हैं, ग्रामीण विकास की अलग अलग योजनाएं हैं। आप हमें बताएं कि कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र में इन क्षेत्रों में एयर कनेक्टिविटी, शिक्षा, मेडिकल, ग्रामीण विकास में कौन कौन से बड़े काम हो रहे हैं? एयर कनेक्टिविटी की जहाँ तक बात की जाए तो पूरे हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा एयरपोर्ट ऐसा है जो धर्मशाला के पास स्थित है, जो ऑल वेदर एयरपोर्ट कहा जा सकता है। शिमला का कोई पता नहीं चलता, भूंतर जो है वहाँ का कोई पता नहीं चलता, मौसम की स्थिति ऐसी है, लेकिन जो हमारा कांगड़ा का एयरपोर्ट है उसको ऑल वेदर एयरपोर्ट माना जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि उस वहाँ पे इस विषय में काम भी चल रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत एक अच्छा, एक बढ़िया एयरपोर्ट जिसमें बड़ी एयर बस उतरेगी, वो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये काम होने वाला है, हो जाएगा और इस पे बड़ा ज़ोरों से काम भी चल रहा है। जहाँ तक आप ग्रामीण विकास की बात करते हैं, क्योंकि मेरा लोकसभा क्षेत्र 80% तो गांव है और थोड़ी समस्या ये आती है हमें, क्योंकि मैं टूरिज़्म की दृष्टि से बात करता हूँ। धर्मशाला की बात यदि करें तो जो धौलाधार है, धवल धौलाधार जो सामने खड़ा आपको दिखता है, वो विश्व की सबसे नियरेस्ट स्लो लाइन है, सबसे नियरेस्ट स्लो लाइन है और मैंने लोकसभा में उठाया उसको। सबसे नियरेस्ट स्लो लाइन होने के बावजूद हम धौलाधार के लैब तक पहुंचा नहीं पाए टूरिस्ट को। इतना खूबसूरत पर्वतमाला पूरे विश्व में नहीं है, लेकिन हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए। उस दृष्टि से मैंने लोकसभा में भी बहुत बोला, आदरणीय जो हमारे पर्यटन मंत्री हैं उनके साथ भी बात की, बहुत इम्प्रेस हुए वो। लेकिन समस्या ये है कि केंद्र केवल धन उपलब्ध करवा सकता है। प्रोजेक्ट की डिटेल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और उसका रेजोल्यूशन प्रदेश सरकार का काम है। उस स्थिति में थोड़ी सी कमी रह जाती है हर बार। मैंने पौंग डैम के विषय में बात की। मेरे लोकसभा क्षेत्र में 2 रिजर्वायर हैं, पौंग रिजर्वायर और दूसरी चमेरा रिजर्वायर। ये दोनों रिजर्वायर्स इतनी खूबसूरत हैं। एक के सामने धवल धौलाधार खड़ा है, दूसरी चंबा की जो चमेरा है रिजर्वायर, उसके सामने मणि महेश कैलाश खड़ा है।
दोनों तरफ हरे भरे घने जंगल हैं, देवदार के जंगल हैं, लेकिन क्यों वहाँ पे बैक वाटर टूरिज्म नहीं हो सकता? केरल की इकोनॉमी क्या है? केरल की इकोनॉमी जो है वो बैक वाटर टूरिज्म है, लेकिन हम नहीं कर पाए अभी हिमाचल में। तो ये मेरे मन में भी है, मेरे सोच में भी है, और मैं बार बार लोकसभा में, क्योंकि मेरे हाथ में केवल कर्म है, उस कर्म में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जिस जिस विषय को जिस शिद्दत से उठाया है, उसके संबंधित मंत्री भी इम्प्रेस हुए हैं, और जो जो विषय मैंने रखा है उस विषय को उन्होंने अप्रिशिएट भी किया है। लेकिन इस चैनल के माध्यम से मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जो हिमाचल प्रदेश के हैं, उनके साथ मिलकर उनसे भी प्रार्थना करेंगे, क्योंकि विकास की दृष्टि से राजनीति नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, जैसा आपने कहा कि बहुत सारे विषयों को आपने लोकसभा में उठाया है, और शून्यकाल के दौरान, प्रश्नकाल के दौरान आपको बोलने का मौका भी मिलता है, विषय उठाने का मौका मिलता है। आपने कुछ विषयों के बारे में बताया, और कौन से विषय हैं जो आपने उठाए हैं और जिनको उठाने की आपकी योजना है कि इन विषयों को राष्ट्रीय स्तर पर ज़रूर उठाया जाना चाहिए हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में, आपके संसदीय क्षेत्र कांगड़ा चंबा के संदर्भ में? कांगड़ा चंबा के संदर्भ में मुझे लगता है कि सबसे बड़ी आवश्यकता, और इस बार मैं कोशिश करूंगा लोकसभा में यदि मुझे बोलने का मौका मिला, चिकित्सा के क्षेत्र में। अब इतना बड़ा मेरा लोकसभा क्षेत्र है, उसमें केवल टांडा मेडिकल कॉलेज एक ऐसा संस्थान है जो पूरे कांगड़ा चंबा को केटर करता है, और वहाँ स्थिति यह है कि वो इस काबिल अभी है नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंजेशन है टांडा मेडिकल कॉलेज के ऊपर। तो इसके लिए इस बार कोशिश करेंगे, जो मेरे मन में है कि जैसे बिलासपुर के लिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिल गया आदरणीय नड्डा जी के प्रयासों से, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश को इतना बड़ा संस्थान मिल गया। ऊना के लिए पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर मिल गया हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी के प्रयत्नों से हमीरपुर की जनता जनार्दन को ये सुविधा मिली है। अब जिला कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश का, और हर दृष्टि से अग्रणी जिला है। वहाँ भी किसी संस्थान की स्थापना की बहुत अधिक आवश्यकता है, और इस बार माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलकर भी और लोकसभा में भी इस विषय को जोरदार शब्दों में उठाकर ये प्रयास किया जाएगा कि कांगड़ा चंबा लोकसभा क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से एक ऐसा संस्थान मिले जिससे टांडा मेडिकल कॉलेज की कंजेशन भी कम हो, पीजीआई चंडीगढ़ जाने की आवश्यकता ना पड़े, बिलासपुर एम्स जाने की आवश्यकता ना पड़े, कांगड़ा में ही एक ऐसा संस्थान बने जो यहाँ की जनता जनार्दन को स्वास्थ्य की दृष्टि से केटर करे। इसकी इस बार पूरी कोशिश की जाएगी। डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, जो आपका संसदीय क्षेत्र है कांगड़ा चंबा का, वहाँ के युवा प्रतिभाशाली हैं, और जो प्रदेश के भी, हिमाचल प्रदेश के सभी युवा प्रतिभाशाली हैं, पर स्थिति ऐसी है कि रोज़गार के लेकर जो है एक बड़ी समस्या है, और ये युवाओं का, वर्तमान के युवाओं की समस्या है। स्किल डेवलपमेंट एक ऑप्शन है जो उनके लिए बचता है। आप रोज़गार की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में, अपने घर में, अपने प्रदेश में रोज़गार पैदा हो, इसके लिए क्या विज़न रखते हैं आप? देखिए, बड़े स्पष्ट शब्दों में एक बात कहना चाहता हूँ कि बेरोजगारी की स्थिति यह है कि आप किसी को सरकारी नौकरी हर किसी को नहीं दी जा सकती। बहुत सीमित संसाधन है हिमाचल प्रदेश के पास सरकारी क्षेत्र में, तो इसके लिए स्वरोजगार अपनाने की बहुत अधिक आवश्यकता है। और उसमें मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे विश्वविख्यात नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का, कि जिन्होंने स्टार्टअप योजना शुरू की, स्टैंड अप योजना शुरू की, और उस योजना का हिमाचल का युवा भी लाभ उठा रहा है। और दूसरी विडंबना यह है कि जो हमारी भौगोलिक स्थिति है हिमाचल प्रदेश की, जंगल हैं क्योंकि पहाड़ी प्रदेश है,
भौगोलिक स्थिति ये है कि वहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन आने वाले 50 साल तक हम सोच भी नहीं सकते। इकोलॉजिकल बैलेंस भी बिगड़ेगा। तो इसलिए स्वरोजगार के लिए ये जो योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से मिल रही हैं, इन योजनाओं का स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना, इन योजनाओं का लाभ उठाएं। मुद्रा लोन जो है उसको लाभ उठाने की आवश्यकता है। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चंबा के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जब श्रद्धेय शांता कुमार जी केंद्र में मंत्री थे, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एक था सिकरी धार सीमेंट का प्लांट। उसका जो चूना पत्थर है उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है, बरमाना का सीमेंट का प्लांट भी और दारला घाट का सीमेंट का प्लांट भी, उसकी क्वालिटी से 10 गुना बढ़िया क्वालिटी का चूना का पत्थर है वहाँ पे। लेकिन समस्या क्या है, शांता जी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। तब केंद्र में हमारी सरकार थी, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी, तो योजना सिर पे नहीं चढ़ पाई। लेकिन जब जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, केंद्र में हमारी सरकार थी, हिमाचल में हमारी सरकार थी, रेजोल्यूशन गया, योजना सफल हुई, लेकिन टेंडर कॉल कर दिए गए, लेकिन कोई भी पार्टी आगे आ नहीं पाई। कोई थोड़ा सा कनेक्टिविटी की समस्या थी। अगर वो योजना कहीं सिरे चढ़ जाती तो मुझे लगता है कि केवल जिला चंबा नहीं, पूरे प्रदेश के लिए एक आने वाले समय में वरदान हो सकता था। तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका लेटेस्ट स्टेटस क्या है और उसमें क्या हो सकता है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में आप रोजगार नहीं दे पाएंगे। इसके लिए केंद्र की ओर से जो योजनाएं हैं, मैंने बार बार कह रहा हूँ, स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना, स्किल डेवलपमेंट, इसके विषय में युवाओं को आगे आना होगा और स्वरोजगार अपनाना होगा। तभी हिमाचल प्रदेश की जो बेरोजगारी की समस्या, उसका समाधान हो सकता है। डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी जो हैं वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। भारतीय टीम में वहाँ के खिलाड़ी शामिल हैं। और जो हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि धर्मशाला में आपके संसदीय क्षेत्र में तो इंटरनेशनल स्टेडियम है जहाँ पे मैचेस होते हैं इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स को लेकर क्या सोच है आपकी? प्रदेश के युवाओं से क्या कहना चाहेंगे आप? क्या करें वो इस क्षेत्र में? देखिए, इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र की ओर से इतने एवेन्यूज़ हैं अब खेल के क्षेत्र में। बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आज से 12-15 वर्ष पहले ओलंपिक्स में भारत की क्या स्थिति थी, एशियाड में भारत की क्या स्थिति थी। इंटरनेशनल स्तर के यही 2 गेम्स हैं, 2 इवेंट्स हैं, ओलंपिक्स और एशियाड। क्या स्थिति थी भारतवर्ष की। लेकिन मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक, जिसको कहते हैं, इमोशनल बूस्ट किया खेल को। खिलाड़ी को लगा कि हमारा देश, हमारी देश की सरकार, हमारा देश का मुखिया हमारे साथ है। जब हमारी टीम विदेश में जाती है, देश के प्रधानमंत्री उनको शुभकामनाएं देते हैं। जीत जाएं तो अपने घर में बुलाकर उनके साथ नाश्ता करते हैं। ये एक इमोशनल बूस्ट है। अगर खिलाड़ी नहीं भी जीत पाते हैं तो पर्सनली देश के प्रधानमंत्री उनको दूरभाष से उनके साथ हौसला उनका बढ़ाते हैं। उसका नतीजा देखिए, आज ओलंपिक्स में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। एशियाड में भारत फ्लाइंग कलर से जीतकर बाहर आता है। और हिमाचल प्रदेश की यदि बात करें तो मेरे लोकसभा क्षेत्र में धर्मशाला में विश्व का सबसे खूबसूरत क्रिकेट का स्टेडियम है। और इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे उस समय के खेल मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का, कि जब वो HPCA के स्टेट के प्रेसिडेंट थे तो उनके प्रयत्नों से, उनके हिम्मत से, उनके हौसले से बड़ी विपरीत परिस्थितियों में, आई रिपीट, ये खूबसूरत स्टेडियम आज देखने में तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इस स्टेडियम को बनाने के लिए कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है हमारे नेताओं को, ये आप भी जानते होंगे और मैं भी जानता हूँ। आज
विश्व का सबसे खूबसूरत स्टेडियम, और बहुत अच्छा लगता है जब विश्व स्तर के खिलाड़ी आके अपने जौहर हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश के और धर्मशाला जैसे बड़े छोटे से खूबसूरत टाउन में दिखाते हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का भी, और उससे हिमाचल प्रदेश में खेलों में कितना बूस्ट मिला है इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और हिमाचल प्रदेश अब बहुत आगे जा रहा है, खासकर मेरा कांगड़ा चंबा जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ के बच्चे हर इवेंट में, केवल क्रिकेट नहीं, हर इवेंट में, और वो सुविधाएं भी प्रदान करने की कोशिश की जा रही है, हर इवेंट में बच्चे आगे जा रहे हैं। डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, हिमाचल प्रदेश वीर भूमि है और आपका संसदीय क्षेत्र तो वहाँ तो कितने बहुत बड़े वीर हुए हैं जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया है। उनकी जो समस्या, उनसे रिलेटेड उन समस्याओं का निदान भी हुआ है, उनको और ज़्यादा सुविधा मिले, क्योंकि आज के समय में भी सबसे ज़्यादा अगर भारत में फ़ौज में जो भर्तियां होती हैं तो वो हिमाचल प्रदेश में उसमें अग्रणी प्रदेशों में से एक है। उसको लेकर, वीरभूमि हिमाचल को लेकर आपकी क्या सोच है? वीर भूमि की बात यदि आपने की है तो सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ मेजर सोमनाथ, पहले परमवीर चक्र विजेता थे, मेरे लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले थे, डाड नामक स्थान से। फिर मेरी श्रद्धांजलि है परमवीर चक्र विजेता विक्रम बत्रा, जिसको हमारे दुश्मन शेर शाह के नाम से जानते थे, वो मेरे लोकसभा क्षेत्र से संबंध रखते थे। सौरभ कालिया, जिसको कारगिल युद्ध का पहला शहीद माना जाता है। तो सबसे पहले तो मैं उनको श्रद्धांजलि देते हुए कहना चाहता हूँ कि वीरों की स्मृति और वीरों के विषय में इस सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी। चाहे 1 रैंक 1 पेंशन की बात कर लें, वो नरेंद्र मोदी जी के कारण संभव हुआ है। चाहे जब शहीद होते थे हमारे जवान तो उनके अवशेष एक ट्रंक में आ जाते थे उनके घर तक, उनकी वर्दी, उनका सामान। लेकिन जब अटल जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो ये निर्णय किया कि शहीद वीर का जो पवित्र शरीर है उनके घर तक, उनके परिवार तक पहुंचाया जाए। ये बहुत बड़ी श्रद्धांजलि थी उस शहीद के लिए अटल जी के द्वारा। और 1 रैंक 1 पेंशन, ये बहुत बड़ी सौगात है उन वीरों के लिए जिन्होंने अपने देश का सर्वस्व निछावर कर दिया अपने देश के लिए। ये काम यदि संभव हुआ है तो पहले अटल जी के समय में और आज नरेंद्र भाई मोदी जी के समय में ये संभव हुआ है। और हिमाचल प्रदेश तो वीर भूमि है, कांगड़ा चंबा वीर भूमि है। और मेरा तो बड़ा सौभाग्य है, मैं मानता हूँ अपना, कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में हाईली डेकोरेटेड सोल्जर्स रहते हैं, उच्च पदस्थ अधिकारी मेरे लोकसभा में रहते हैं, और मैं समय समय पर उनका आशीर्वाद भी लेता हूं, उनका मार्गदर्शन भी लेता हूं। और मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि फौज के वीरों का सम्मान, उनकी सुरक्षा, रिटायरमेंट के बाद उनका जो ध्यान यदि किसी सरकार ने रखा है तो जो केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार चल रही है, उन्होंने रखा है। डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं और हमारे यहाँ समृद्ध भाषाएं हैं, हर एक जिले की अलग है, और हमारे यहाँ तो 10 किलोमीटर पे भाषा भी बदल जाती है। एक मांग लंबे समय से उठती रही है कि जो हिमाचली की पहाड़ी भाषा है वो 8वीं अनुसूची में शामिल हो, क्योंकि ऐसी 22 भाषाएं शामिल हैं 8वीं अनुसूची में। बहुत साहित्यकारों की तरफ से, लेखकों की तरफ से, वहाँ का जो जन सामान्य है हिमाचल प्रदेश का, कांगड़ा से भी, तो उनकी मांग रहती है कि हिमाचली भाषा को भी 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। इस विषय में आपके क्या प्रयास रहेंगे और आपकी क्या सोच? मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं पवन जी कि आपका धन्यवाद इसलिए करता हूं कि बहुत बढ़िया सुझाव आपने दिया है, और क्षमा चाहता हूं कि 2 साल मुझे भी सांसद बने हुए हो गए, मेरे मन में चीज़ आती थी लेकिन मैं इसको लोकसभा में उठा नहीं पाया। लेकिन आज आपने इस विषय को रखा है तो कल से ही हमारे यहाँ 4 लोकसभा के सांसद हैं और 3 राज्यसभा के सांसद हैं।
हम सभी सातों सांसद मिलकर, आदरणीय अनुराग ठाकुर जी हमारे सबसे सीनियर यहाँ पर हैं, 5 बार के सांसद हैं, उनके मार्गदर्शन में इस विषय पे जहाँ तक बात की जा सकती है, आपके चैनल के माध्यम से मैं हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो सुझाव आज मेरे समक्ष आया है, हम सातों सांसद आदरणीय अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में जहाँ बात करनी पड़ेगी वहाँ बात करके इस विषय को सिरे चढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, 18वीं लोकसभा है और आपके कार्यकाल का 2 वर्ष समय पूरा हो चुका है, 3 वर्ष अभी आपके पास हैं। जो बचा हुआ कार्यकाल है आपका, ये 18वीं लोकसभा का, क्या विज़न कुछ ऐसा, संसदीय क्षेत्र में बहुत सारे कार्यों का उल्लेख आपने किया, फ्यूचरिस्टिक विज़न क्या है आपका? आपने टूरिज्म की बात की, वो आप बढ़ा रहे हैं, उस दिशा में काम कर रहे हैं। विकास कार्यों को गति देनी है तो उसके लिए आपकी भविष्य की कार्य योजना क्या है? भविष्य की कार्य योजना, एक तो जैसे मैंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। दूसरा, रेल का विस्तार मेरे लोकसभा क्षेत्र में कैसे हो, इसके विषय में कांगड़ा में मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि काम शुरू हो गया है। आने वाले समय में ये सिरे भी चढ़ेगा, मैं भी पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। लेकिन मेरा एक विज़न और है कि चंबा, हालांकि वहाँ मेरे जिम्मे केवल 4 लोकसभा क्षेत्र हैं, 4 विधानसभा क्षेत्र और 13 तो जिला कांगड़ा से हैं, लेकिन चंबा मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। चंबा की जो खूबसूरती है, चंबा की जो संस्कृति है, चंबा का जो लोकगीत हैं, वो पूरे विश्व तक पहुँचे, पूरे देश तक पहुँचे। इसके लिए चंबा में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की आवश्यकता है। चाहे वो रोड कनेक्टिविटी है, चंबा में उस तरह की रोड कनेक्टिविटी नहीं है। रेल का तो नामो निशान नहीं है चंबा में। लेकिन मेरा जो भविष्य की जो योजना है, जैसे कांगड़ा में सड़क का विस्तार हो रहा है, 4 लेन बन गया, रेलवे की दृष्टि से काम चल रहा है, वैसे ही चंबा में भी रेल की दृष्टि से भी काम हो और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़े, क्योंकि वहाँ पर डलहौजी जैसा सुंदर विश्वविख्यात पर्यटन स्थल है, खजियार जैसा जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड बोलते हैं वो है, चंबा का भव्य लक्ष्मी नारायण मंदिर है, बैरागढ़ की माँ बैरा का मंदिर है, भलई माता का इतना सुंदर विश्वविख्यात मंदिर है। लेकिन टूरिस्ट लोगों को पता नहीं है, अभी तक पूरे देश को पता नहीं है, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम पहुँचा नहीं पाए। तो ये आने वाले समय का मेरा एक आने वाले समय का जो मेरा रोड मैप होगा, उसमें चंबा मेरी प्रायोरिटी में होगा। उसमें रोड का विस्तार भी और रेल की दृष्टि में, क्योंकि अभी तक मैंने कहा कि मेरे हाथ में केवल कर्म है, उसमें कर्म की दृष्टि से कोई कमी नहीं रखेंगे, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से ये बहुत अधिक आवश्यकता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, आपने संसद टीवी से बातचीत के लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद पवन जी, समय देने के लिए। तो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी का कहना है कि जो उनका संसदीय क्षेत्र है, कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र, वहाँ पे रेल की कनेक्टिविटी उनकी प्राथमिकताओं में है, टूरिज़्म को बढ़ाना उनकी प्राथमिकताओं में है, और जो चंबा क्षेत्र है जहाँ की उनका मानना है कि विकास की और ज़रूरत है, वहाँ पे कनेक्टिविटी की और ज़रूरत है, तो उस विषय में अगले 3 वर्षों में वो अपना फोकस रखेंगे और इस अपने जो कांगड़ा संसदीय क्षेत्र है उसको देश में उत्कृष्ट लोकसभा सीट बनाएंगे, ऐसा उनका प्रयास है और ऐसा उनका दावा भी है। नमस्कार।